हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सके। तो चलिए इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपना आज का सेशन पढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे बच्चों डिटेल में टूल्स ऑफ इवेल्युएशन एंड असेसमेंट के बारे में। यानी कि आप असेसमेंट और इवेल्युएशन के लिए आप किस किस प्रकार के टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए। इनके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं और अपने एग्जाम में भी जो आप देंगे अब उसमें आपको इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि जो इवेल्युएशन वाला चैप्टर है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज भी हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए उसके टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं बच्चों, अगर आप पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं तो हमारा ये फ्री कोर्स है जिसके अंदर हम पीआरटी के सेक्शन बी की तैयारी आपको पूरी हमारे साथ कराएंगे, जिसमें आपको टेस्ट भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है ताकि हम आपको अपने साथ एनरोल कर दें और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बात करते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, यानी कि मूल्यांकन और आकलन के क्या उपकरण होते हैं। तो जो सबसे पहला टेस्ट है, बेसिकली यहाँ हम टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बच्चे अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि टूल्स एंड टेक्निक क्या, बेसिकली टेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि उद्देश्य परीक्षण। अब आप देख सकते हैं आपको क्या समझ आ रहा है, ABCD। तो आप जो DSSB का एग्जाम देंगे ना वो एक टाइप का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं और आपको उन्हीं ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होता है कि सही आंसर क्या होता है। यही कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का हर एक आइटम, यानी कि हर एक जो आंसर होता है, हर एक जो पार्ट होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, या तो आप उसको ऑप्शन मिलेंगे यस नो, या तो ट्रू फॉल्स, या फिर आपको MCQ मिल जाएगा, ठीक है, या फिर राइट रॉन्ग। आपको बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तरीके से आंसर करना होता है क्वेश्चंस का, ठीक है। और जो इनके आंसर होते हैं वो डेफिनेट होते हैं और यूनिक होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो आंसर्स हैं उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो पहले ही सेट हैं। बस आपको उनमें से एक किसी को टिक लगाना होता है, किसी को आपको एक मार्क करना होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि इसके अंदर सब्जेक्टिविटी का कोई रोल नहीं है। अब ये सब्जेक्टिविटी क्या है आप ध्यान से समझना, मैंने शायद पहले भी ये बताया हुआ है, ये बार बार यूज होंगी इसलिए मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। एक होता है ऑब्जेक्टिविटी और एक होता है आपका सब्जेक्टिविटी। अब ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जहां पर अगर 10 बच्चे आंसर कर रहे हैं ना तो उनके आंसर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सेम होंगे। अगर उन सबको सही आंसर पता है तो उन सबके आंसर सेम होंगे, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन के ऊपर किसी भी बच्चे के माइंड का कुछ अलग प्रभाव नहीं पड़ा। अगर मुझे पता है कि जो कॉग्निटिव वाली थ्योरी है वो किसने दी है, पियाजे ने दी है, आपको भी पता है किसने दी है, पियाजे ने दी है, तो हम दोनों वहां पर पियाजे ही आंसर टिक करके आएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पर्सनल उसका कुछ फर्क नहीं पड़ा क्वेश्चन के ऊपर। ये होता है ऑब्जेक्टिविटी। लेकिन सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बोलूं कि आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए कोई 2 फ्लावर्स के, तो मैं आप बोलूंगी रोज ट्यूलिप, आप बोल सकते हैं मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, कोई तीसरा बच्चा बोल सकता है लोटस, या फिर मतलब कुछ भी लोटस या फिर रोज बोल दे वो। तो यहाँ पर क्या हुआ, हर एक बच्चे ने क्वेश्चन का अलग अलग आंसर दिया, यानी क्वेश्चन के ऊपर बच्चे का फर्क पड़ रहा है, ये कहलाता है सब्जेक्टिविटी। तो जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं उन पर बच्चों के माइंड का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके आंसर्स पहले ही सेट है, डेफिनेट है। उन चारों में से या फिर उन 2 ऑप्शन में से ही आपको कोई एक आंसर करना है। अच्छा, जो मैच द कॉलम करते हैं वो भी इसी का पार्ट है, क्योंकि आपको पर्टिकुलर आंसर्स आपको पहले ही फिट कर रखे, आप कुछ नया आंसर अपनी तरफ से नहीं बना सकते हैं इनमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ऑलरेडी फिक्स है, क्वेश्चन भी फिक्स है, आंसर भी फिक्स है। तो यहाँ पर बच्चा जो रिस्पॉन्स करता है उसको लिमिट कर दिया गया, यानी कि मुट्ठी बंद कर दी गई है, बच्चे को ज्यादा फ्रीडम नहीं दी गई है। अब बच्चे को जहां पर ज्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती, मैंने लास्ट टाइम भी एक क्लास में बताया था,
इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी कि एक मुट्ठी बंद वाले क्वेश्चन। ऐसे याद रखेंगे, जहां पर बच्चे को बिल्कुल फ्रीडम नहीं दी है, इस मुट्ठी के अंदर जो है बस इसी में से आंसर करके बताओ, उससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्लियर है कि क्या होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होते हैं इनका दूसरा नाम होता है फोर्स्ड चॉइस टाइप, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 2 ऑप्शन दिया, आपको फोर्स किया जाएगा कि आप इन्हीं में से एक आंसर चूज करेंगे, इसके अलावा आपको और कोई ऑप्शन और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ये कहलाया फोर्स टाइप। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए ना एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट करता है एमसीक्यू से रिलेटेड, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब जैसे कि आपको सपोज मैं एक क्वेश्चन बना के देती हूँ कि एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि 3 + 2 कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए 6 होता है, ऑप्शन बी 4 होता है, ऑप्शन सी 5 होता है, ऑप्शन डी 7 होता है। ये एक एमसीक्यू है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बना होता है ना, इसको अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। अब जैसे कि जो क्वेश्चन है इसको हम बोलते हैं स्टेम, यानी कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये क्या कहलाएगा, ये स्टेम कहलाएगा। अब इसका सही आंसर क्या है, 5 है, तो ये 5 क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा की। इसके बाद कुछ आपको गलत ऑप्शन भी दिए होते हैं, जो ये गलत ऑप्शन होते हैं ये आपके कहलाते हैं डिस्ट्रैक्टर्स, या फिर आप इन्हें बोल सकते हैं प्लॉसिबल डिस्ट्रैक्टर्स। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको बन सकता है कि जो ऑप्शंस आपको दिए होते हैं, जो गलत ऑप्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्टर बोलते हैं, जो सही आंसर है उसको बोलते हैं हम द की, और जो क्वेश्चंस पूछा जाते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेम। और ये तीनों चीज मिला के एमसीक्यू बनाते हैं। क्लियर है, यहाँ पे इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए एमसीक्यू का आपको मैंने ये चीज बताई है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट के मेरिट्स क्या होते हैं और डीमेरिट क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेरिट की, यानी कि इसकी क्या खासियत होती है। तो ये बच्चों वैलिड होते हैं। अब एक बार हम वैलिड और रिलायबल के मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि ये बार बार हमें देखने के लिए मिलेंगे। वैलिड का मतलब होता है कि जो चीज आप आंकना चाहते हैं, जो चीज आप मेजर करना चाहते हैं, वो चीज आप मेजर कर पाए। सपोज मैं चाहती हूँ कि मैंने बच्चों का टेस्ट लिया और उससे मैं मेजर करना चाहती हूँ कि कोई बच्चा किसी दूसरे पर्सन की कितनी हेल्प कर सकता है, और अगर उससे मुझे वो रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है, इसका मतलब है कि वो टेस्ट वैलिड है। यानी कि वैलिड का मतलब क्या हुआ, जो चीजें आप मेजर करना चाहते हैं वो चीज अगर अंत में आप मेजर कर लेते हैं, इसका मतलब होता है वैलिड। और दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है कि अगर आपने एक बार टेस्ट लिया तो उस बच्चे के सपोज 9 नंबर आए, तो आप जितनी भी बार टेस्ट लेंगे उस बच्चे के 9 नंबर ही आएंगे। यानी कि रिलायबल का मतलब हुआ कि आप किसी बच्चे का कितनी भी बार टेस्ट ले, आप सेम चीज कितनी भी बार उसे दे, उतना ही सेम रिस्पॉन्स आपको उस बच्चे की तरफ से मिलेगा। इसे कहते हैं हम रिलायबल। तो ये 2 टर्म्स आपको बार बार देखने के लिए मिलेंगी, इसलिए इसका मतलब बिल्कुल क्लियर कर लेना माइंड के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं दोबारा से मेरिट्स के बारे में, कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं बच्चों वो वैलिड होते हैं, क्योंकि इनके थ्रू आप जो मेजर करना चाहते हैं, बेसिकली क्या मेजर करते हैं कि किसी बच्चे को इसके कितने आंसर्स पता है, तो बेसिकली जब वो टिक लगा देता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ उसके इतने आंसर ठीक हैं और इतने गलत हैं। दूसरा रिलायबल है। अब आपको पता है येस और नो में आंसर करना है, तो बच्चे को अगर आता है तो हर बार येस करेगा, अगर बच्चे को नहीं आता तो हर बार नो कर देगा, तो ये क्या हुआ, रिलायबल हुआ। अगला, ये टाइम इकोनॉमिकल होते हैं, यानी कि ये बहुत कम टाइम में हो जाते हैं। अब जैसे कि आपका DSSB का एग्जाम है, 200 मार्क्स का है, 200 मार्क्स का आप 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन को आप 2 घंटे में कर देते हैं। लेकिन अगर यही 200 क्वेश्चन आपको ऐसे टाइप में दे दिए जाए तो आपको कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होते हैं आप इनको कम टाइम में कर सकते हैं, इसलिए इनका फायदा है। अब बात करते हैं दूसरे पहलू की तरफ कि क्या होते हैं इसके डीमेरिट। यहाँ पर ना गेस वर्क बहुत चलता है, वो करते हैं ना माता रानी की जय माता दी, जय माता दी, जिस पे जय माता दी 3 बार रुकने पे आया वही आंसर है। तो कई बार बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता ना, तो भी वो आंसर टिक करके आ जाते हैं, कई बार तुक्के से सही भी हो जाता है। ये तुक्का अपने एग्जाम में आप सब मत लगाना, नहीं तो याद है ना 0.25 मतलब जो गलत की वजह से ना सही के नंबर भी चले जाएंगे आप सबके, तो आप मत लगाना ये सब। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ से आप किसी बच्चे की क्रिटिकल पावर यानी कि जो महत्वपूर्ण शक्ति है उसके बारे में नहीं जा सकते, क्योंकि जब बच्चा अपना माइंड ही ज्यादा अप्लाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपने पहले ही उनको बोल दिया इनमें से टिक करके बताओ क्या आंसर है, तो बच्चा क्रिटिकली अपने आंसर्स नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरा, इससे सिर्फ और सिर्फ मार्क्स गेन होते हैं, इसके अलावा इससे आप और कुछ नहीं जा सकते, सिर्फ मार्क्स गेनिंग के लिए टेस्ट किए जाते हैं। क्लियर है? हर चीज के, हर पहलू के कुछ मेरिट्स होते हैं और कुछ डीमेरिट्स होते हैं, तो इस तरीके से इसके भी हैं। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े अब यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर है बच्चों एसे टेस्ट, यानी कि जहां पर आप बेसिकली बच्चों को पैराग्राफ्स में आंसर लिखने के लिए बोलते हैं। आपके इंग्लिश के, हिंदी के, एसएसटी के, साइंस के एग्जाम्स होते थे ना स्कूल लेवल पे, वो सब एक टाइप के एसे टेस्ट है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। एसे टेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पर एक बच्चे को फ्रीडम होती है, वो अपने हिसाब से अपना आंसर बना के लिख सकता है। कॉन्सेप्ट हमें पता है, लेकिन उसे हम अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास फ्रीडम है, और जहां पर बच्चे को फ्रीडम मिले उस तरीके के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं ओपन एंडेड। जहां पर फ्रीडम नहीं मिलती क्लोज एंडेड, और जहां पर फ्रीडम मिलती है वो कहलाते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। और जो ये ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इनका बेसिक जो फोकस होता है वो आता है कि बच्चों को कितने कॉन्सेप्ट समझ आ चुके हैं। अब जैसे कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया कि डिफाइन या फिर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। अब ये क्या है, बेसिकली एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है। अब बच्चा अपनी लैंग्वेज में बना के लिखेगा, यहाँ पे बच्चे को फ्रीडम ऑफ थॉट भी मिल गया, यहाँ पर हमें ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे के कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो ये ऐसे टाइप क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टेस्ट और एक होता है रिस्ट्रिक्टिव रिस्पॉन्स टेस्ट। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब आप एग्जाम करते हैं तो वहां पे आपको वर्ड लिमिट दे दी जाती है कि आपको बोल देंगे 20 से 30 वर्ड में आंसर करो, 100 से 200 वर्ड में आंसर करो। तो यहाँ पर क्या कर दिया, आपको एक लिमिट दे दे कि आपको इसके बीच में ही इतने वर्ड्स में ही आंसर करना है। तो ये ही कहलाते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स, यानी कि आप कितना आंसर कर सकते हैं, उन्होंने इस चीज पे लिमिट लगा दी है एक, ठीक है। और दूसरी तरफ होते हैं एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स, जहां पर आपको सिंपल क्वेश्चन लिख दिया जाएगा, वहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा कि आपको कितने वर्ड्स में उसका आंसर करना है, या आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है कि आप कितने वर्ड्स में उसको आंसर करना चाहते हैं। तो दो प्रकार के हो गए, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टेस्ट एंड दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स टेस्ट, ठीक है। आगे बढ़े अब यहाँ से, चलिए अब जानते हैं इसके मेरिट क्या होंगे और इसके डीमेरिट क्या होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेरिट की। ऐसे टेस्ट में बच्चों की जो रोट लर्निंग है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां पे उनको खुद आंसर्स बना के लिखने होते हैं। रट्टा मार के थोड़ी चला जाएगा 2+2 अगर मेरे को 4 दिखेगा तो मैं 4 टिक कर दूंगा, नहीं ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, उनकी रोट लर्निंग कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म हो जाती है। दूसरा, ये बच्चों की क्रिएटिव राइटिंग को बढ़ावा देते हैं। कैसे, आप रिपोर्ट राइटिंग देते हैं, आप एसे राइटिंग देते हैं, या फिर क्वेश्चंस को जब बच्चे खुद बना के लिखते हैं तो उनकी जो है क्रिएटिव राइटिंग इंप्रूव होती है। और अगला, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि यहाँ पर बच्चों को एक्सप्रेस करने के लिए फ्रीडम मिलती है। लेकिन इसके डीमेरिट क्या है, जैसे कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आपको 10 क्वेश्चन को आंसर करने में ही 2 घंटे लग सकते हैं, बजाय कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट के 2 घंटे में आप वहां 200 क्वेश्चन भी आंसर कर सकते थे। ये कि यहाँ पर सब्जेक्टिविटी होती है, यानी कि हर एक बच्चे का आपको अलग आंसर देखने के लिए मिलेगा, तो ये तो इसका ड्रॉबैक है। और अगला, लेस रिलायबल, यस, क्योंकि अगर सपोज आज आपने बोला कि आप मुझे एक पीएम के ऊपर एक ऐसे लिख के दिखाएं, ठीक है, आज बच्चे ने एक ऐसे लिखा, अगले दिन शायद वो कुछ और लाइंस, कुछ और थॉट्स बना के वो ऐसे लिख सकता है, उससे अगले दिन वो कुछ और थॉट्स बना के ऐसे लिख सकता है। तो यानी लेस रिलायबल है, हर बार शायद आपको अलग अलग आंसर देखने के लिए मिल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स क्लियर है यहाँ पे। आगे बढ़े अब यहाँ से, चलिए अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसी टाइम पूछ लेंगे, बिल्कुल वेट नहीं करना है। तो ठीक है, अगला है यहाँ पर आपका बच्चों टीचर मेड टेस्ट, यानी कि जिन टेस्ट को टीचर बनाती है। तो टीचर मेड टेस्ट की बात करेंगे
तो ये बेसिकली वो टेस्ट होते हैं जो टीचर अपनी क्लास में अपने बच्चों को आकलन करने के लिए बनाती है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये एक तरीके के इनफॉर्मल टेस्ट होते हैं। अब जैसे कि सपोज आपका क्लास टेस्ट हो रहा है, या फिर जो मैं आपके व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे जो टेस्ट लेती हूँ वो टीचर मेड टेस्ट है, लेकिन वो क्या है, वो इनफॉर्मल टेस्ट है। वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको कराए जाते हैं, तो ये इनफॉर्मल टेस्ट है। और दूसरा, इनको हम नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी बोलते हैं। इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया एकदम डिटेल में, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमें बेसिकली क्या पता चलता है कि बच्चों की एबिलिटी क्या है, बच्चों को कितनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। और इसमें टीचर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि टीचर ही आपका टेस्ट ले रहा है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं ये टेस्ट जो है वो टीचर कंट्रोल्ड होते हैं। दूसरा कि ये क्लासरूम में लिमिट होते हैं, यानी हर टीचर अपने क्लास के बच्चों का अलग अलग टेस्ट लेती है, तो ये एक क्लास तक ही सीमित होते हैं, ठीक है। ये कहलाते हैं आपके टीचर मेड टेस्ट। अब बात करेंगे यहाँ पर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग की, यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होते हैं, जहां पर आप एक टेस्ट जो है बहुत सारे बच्चों का एक साथ ले सके। अब जैसे कि जो आपके DSSB के जो टेस्ट होते हैं, जो आपके सीटेड लेवल के टेस्ट होते हैं, या फिर कोई भी आपकी गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए टेस्ट है, आपका सपोज यूनिवर्सिटी का आपने एग्जाम दिए, ये सब क्या है, ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे बैठ के सेम क्वेश्चन पेपर को करते हैं। अलग अलग शिफ्ट में वो बात अलग है, लेकिन पर्टिकुलर यहाँ पर सेम क्वेश्चन पेपर को बहुत सारे बच्चे बैठ के इकट्ठे सॉल्व करते हैं। और ये क्या है बच्चों, ये फॉर्मल टेस्ट है, क्योंकि ये एक रूप है जहां पर जिसके बेसिस पे आपका जजमेंट किया जाएगा, जिसके बेसिस पे आपका लास्ट रिजल्ट बनाया जाएगा। तो ये एक तरीके का फॉर्मल टेस्ट होता है। इसके अंदर आपके स्टूडेंट भी फिक्स होते हैं। इस पर्टिकुलर शिफ्ट में 200 बच्चे बैठेंगे, इस पर्टिकुलर शिफ्ट के जो बच्चे हैं 200 क्वेश्चन का आंसर देंगे, और यहाँ पर लैपटॉप्स मौजूद होंगे। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको कुछ भी कान में, नाक में फुल स्लीव पहनना अलाउड नहीं है। तो क्या हुआ, यहाँ पे कंटेंट भी फिक्स है, स्टूडेंट भी फिक्स है, क्वेश्चन भी फिक्स है, और कंडीशंस भी फिक्स होती हैं सारी, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। अगला कि ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि हर जगह ये टेस्ट चलते हैं। जो DSSB का एग्जाम, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, इसी तरीके के एग्जाम दिल्ली में भी कराए जाते हैं, इसी तरीके के एग्जाम SSC भी कराता है, इसी तरीके के एग्जाम स्टेट बोर्ड भी कराता है। तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। अब जो ये टेस्ट है, इनकी एक खासियत और होती है कि इसको हमेशा कोई ना कोई एक्सपर्ट बनाता है, यानी जिसको इस कंटेंट के नॉलेज में बहुत ज्यादा महारत हो, जो बिल्कुल सही तरीके से टेस्ट को बना सके, वही इन लोग को बनाते हैं। तो आपको अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि कौन बनाते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, तो आपका आंसर होगा एक्सपर्ट्स बनाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सेम टेस्ट होता है हर एक पर्सन के लिए, ज्यादा से 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी बिल्कुल सेम होता है। अब इसके बाद की जो टेस्ट होते हैं ये रिलायबल भी होते हैं। अब ये आपको एक टर्म दिख रही होगी, वैलिड टेस्ट, रिलायबल, इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 टर्म्स होती हैं आपकी, ध्यान से समझना कि जो वैलिड टेस्ट होते हैं वो रिलायबल होते हैं। मैं मतलब समझाऊंगी, अब इसे सुनो, ठीक है। और जो रिलायबल टेस्ट होते हैं वो जरूरी नहीं कि वो वैलिड हो। अब ये 2 टर्म्स का क्या मतलब है, ये थोड़ी सी कंफ्यूज करती है बच्चों को, लेकिन ध्यान से समझना कि जो बच्चों, अगर आपको बोला गया कि ये एक पर्टिकुलर टेस्ट है, ये वैलिड है। वैलिड का मतलब जो चीज आप जांचना चाहते हैं, सपोज मैं एक सर्कल जांचना चाहती हूँ और मेरे को इस सर्कल पे मैं तीर मारना चाहती हूँ, ठीक है, तो उस सर्कल पे हमेशा मेरा तीर लग रहा है, यानी कि मेरा वैलिड टेस्ट है, ठीक है। आपको बोला गया कि ये टेस्ट वैलिड है, तो जो वैलिड टेस्ट होते हैं बच्चों वो हमेशा रिलायबल भी होंगे ही होंगे। यानी कि जो वैलिड टेस्ट है उनसे आप हमेशा जो चीज मेजर करना चाहते हैं वो मेजर कर पाएंगे, प्लस आपको हर बार सेम ही आंसर्स बच्चे से देखने के लिए मिलेंगे, सेम ही टाइप का परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। यह कहलाता है कि जो वैलिड टेस्ट है वो रिलायबल भी है। लेकिन अगर आपको गिवन है कि ये टेस्ट रिलायबल है, ठीक है,
तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये वैलिड भी होगा, ये वैलिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आपको याद रखना है वैलिड टेस्ट हमेशा रिलायबल होते हैं, और जो रिलायबल टेस्ट होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो वैलिड भी हो भी सही सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े अब यहाँ से। अब पढ़ते हैं कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला टेस्ट है बच्चों वो होता है हमारा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। क्या होता है वो? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। सबसे पहले एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे। सब डीएसएसबी के पीआरटी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जाएंगे, तो जो डीएसएस एग्जाम्पल से याद रखना है। तो आप जो डीएसएसबी का DSSB का पीआरटी का एग्जाम देने जाएंगे वो एक तरीके से नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट है। अब कैसे ये जानेंगे? सबसे पहले बेसिक समझो कि 1960 के अंदर ये स्ट्रॉन्ग ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया? स्ट्रॉन्ग ने बनाया। अब इनके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों कि जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं इनमें हम बच्चों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन कैसे करते हैं? अब जैसे आपका DSSB ने टेस्ट लिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जैसे 1 लाख बच्चों ने टेस्ट दिया सपोज, इससे तो बहुत ज्यादा देते हैं, एग्जाम्पल है, तो वो हर एक बच्चे का कंपैरिजन करेगा और जो सबसे बेस्ट होंगे, यानी उसे 350 सीट फिल करनी है, तो वो 350 बच्चे ही सिलेक्ट करेगा बस वो 1 लाख में। तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है? नॉर्म। उन्होंने एक नॉर्म सेट कर दिया कि इतने से ऊपर, मतलब कि एक नॉर्म सेट कर दिया कि इन बच्चों में जो बेस्ट होंगे सिर्फ और सिर्फ वो ही चुने जाएंगे। ये कहलाता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। जैसे कि कोई एवरेज है, कोई अबव एवरेज है, कोई बिलो एवरेज है। ये क्लियर है? सिंपल यही से याद रखना। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होंगे? जहां पर बच्चों को छांट लिया जाता है, जो सबसे बेहतर है उन्हें अलग निकाल लिया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है बेसिकली। ठीक है, अब होता है दूसरा टेस्ट, उसको हम बोलते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अब क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होगा? CTET का एग्जाम सबने पास किया है, जब भी पीआरटी के लिए एप्लीकेबल हो। अब जो आपका CTET का टेस्ट होता है वहां पर ये थोड़ी बोला जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 100 बच्चों को पास करेंगे हम, या फिर सिर्फ 200 बच्चों को पास करेंगे। तो देखो नॉर्म में क्या था, कंपैरिजन होता है और जो दूध के ऊपर की जो मलाई होती है ना वो निकाल ली जाती है। लेकिन जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है इसमें बच्चों का कंपैरिजन नहीं होता। यहाँ पर ये क्या करते हैं, एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं, जैसे कि जिसके भी मार्क्स 90 अबव आएंगे वो पास माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। अब जैसे कि जिसके भी मार्क्स 33% से ऊपर होते हैं वो पास माना जाता है एग्जामिनेशन में। तो ये क्या एग्जाम्पल हुआ क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट का। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं कि इससे ऊपर जो होगा वो पास होगा। बच्चों की परफॉर्मेंस को उसी क्राइटेरिया के साथ मैच किया जाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, जो CTET के एग्जाम आपके होते हैं वो, और ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को मापने के लिए होता है। अब जैसे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि कौन बच्चा पीआरटी के लिए एग्जाम देने के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। सिर्फ वही बच्चा पीआरटी का एग्जाम देने के लिए एप्लीकेबल है जो CTET को पास कर ले। तो ये क्या हुआ, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से रिलेट करता है। अब जैसे कि नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए कौन बच्चा लायक है, जिसने मिनिमम 33% तो लाया ही हो एग्जाम में। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है? नॉर्म रेफरेंस टेक्स्ट, DSSB के एग्जाम पीआरटी लेवल, क्राइटेरियन रेफरेंस टेक्स्ट पीआरटी, जो आपके CTET के एग्जाम होते हैं वो। एग्जाम्पल से याद करना, कॉन्सेप्ट माइंड से कहीं नहीं जाएगा। अब जो नेक्स्ट टेस्ट है बच्चों वो कहलाते हैं एप्टीट्यूड। ध्यान रखना, एटीट्यूड नहीं है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। अब एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होते हैं, यहाँ पर बेसिकली हम किसी बच्चे की स्किल्स को जांचने के लिए टेस्ट करते हैं कि किसी बच्चे के अंदर पर्टिकुलर किसी भी चीज को सीखने के लिए कितनी क्षमता है। अब जैसे कि उसके अंदर लैंग्वेज की कितनी स्किल्स है, अगर मैं उसे कोई लैंग्वेज का टेस्ट दे दूं तो क्या उसके अंदर उतनी क्षमता है, क्या उतनी एबिलिटी है, उसे उस चीज के बारे में उतनी नॉलेज है, उसे उस चीज का इतना एक्सपीरियंस है। तो एप्टीट्यूड में आप क्या मेजर करते हैं कि किसी बच्चे को किसी भी फील्ड में कितनी चीज पता है उसके बारे में। ठीक है, अब ये भी 2 प्रकार की होती है, पहली होती है स्कोलास्टिक और दूसरी होती है वोकेशनल। अब कैसे, यानी कि हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी बच्चे को कितनी
मतलब कि साइंस में किसी बच्चे को कितनी महारत है, साइंस के फील्ड में वो कितनी स्पेशलाइजेशन उसके अंदर है, तो उसका हम बोलेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा मेजर करेंगे। या फिर किसी बच्चे के डांस में कितनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन है, उसकी स्किल्स डांस की कितनी ज्यादा अच्छी हैं, तो वो हम एप्टीट्यूड के द्वारा ही उसकी एग्जामिन करेंगे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से बताएंगे फटाफट, और अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में करेंगे थम्स अप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब होता है जहां पर आप कोई टेस्ट करते हैं ये अंदाजा लगाने के लिए कि कोई बच्चा पर्टिकुलर फील्ड में क्या पास होगा या फिर वो फेल होगा, यानी कि किसी बच्चे की आगे आने वाली फील्ड में कितना चांस है उसके सक्सेसफुल होने का। अब जैसे कि सेम एग्जांपल लेंगे, पीआरटी लेवल के लिए पहले आपने सीटीईटी दिया, तो सीटीईटी से जो है हमारी जो बोर्ड होती है उनको पता चल जाता है कि हाँ इस बच्चे का अगर सीटीईटी क्लियर है तो इसका चांस है कि वो आगे पीआरटी एग्जाम में भी सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन जो बच्चा सीटीईटी ही क्लियर नहीं कर पा रहा तो वो पीआरटी का एग्जाम तो कर ही नहीं सकता क्लियर, यानी उसके जो चांस है सक्सेस के वो कम है। तो प्रोग्नोस्टिक टेस्ट से आप क्या करते हैं, चांस देखते हैं कि किसी बच्चे के सक्सेसफुल होने के कितने चांस है किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट। मैंने बोला था ना मैं आगे जाके बताऊंगी, इसको एक्सप्लेन करूंगी। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करते हैं, देखो सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल से जब भी याद करते हैं बहुत बेहतर समझ आता है। सपोज आपके पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, आप क्या करें आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको चेक किया, तो डॉक्टर ने क्या किया, आपको डायग्नोस किया कि आपके पेट दर्द क्यों हो रहा है। उसने आपके पर्टिकुलर कुछ टेस्ट लिख के दे दिया, उन टेस्ट में जो रिपोर्ट है उसके बेसिस में उसने बताया कि आपके अंदर प्रोटीन कम है, आपके अंदर ये कम है, या फिर इस वजह से आपको दर्द और आपको इन्फेक्शन हुआ है, तो उसने पर्टिकुलर रीजन भी बता दिया। अब जब रीजन पता चल गया तो उसके बाद उन्होंने आपको दवाई दे दी ताकि वो बीमारी ठीक हो सके। सेम प्रोसीजर हम अपने एजुकेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। डायग्नोस्टिक में क्या करेंगे, सबसे पहले किसी बच्चे के अंदर लर्निंग में क्या कमी आ रही है उसको टेस्ट करेंगे, लर्निंग में क्यों कमी आ रही है उसके पीछे का रीजन जानेंगे, फिर उसकी कमी को किस तरीके से सुधारा जा सकता है उसकी फीडबैक देंगे, फिर उसके बाद उस चीज को अप्लाई करेंगे और फिर हम देखेंगे कि उसकी लर्निंग इंप्रूव हो चुकी है। देखिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या करता है, सबसे पहले बच्चे की करंट सिचुएशन को समझेंगे, बच्चे को कितनी चीज आती है और कितनी नहीं आती है। फिर इसके बाद जो एरिया इंप्रूव करना है उसके ऊपर ध्यान देंगे, कैसे इंप्रूव करना है उसके रिसोर्सेज बताएंगे, फिर उस चीज को अप्लाई करेंगे, देन देखेंगे कि बच्चे की जो लर्निंग है वो इंप्रूव हो चुकी है। यही कहलाता है हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर है? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, क्या क्लियर है आप सबको? जल्दी से चलिए आगे बढ़े। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि प्रवीणता जांच। प्रोफिशिएंसी का आप मतलब लेंगे प्रोफिशिएंट से, किसी बच्चा को कितनी ज्यादा महारत हासिल है, कितना ज्यादा प्रोफिशिएंट है वो किसी एक चीज में, वो चीज जानते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट से। अब जैसे कि किसी को साइंस की जो हमारी लैंग्वेज है, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज है, वो कितनी अच्छी तरीके से आती है, कितनी ज्यादा उसकी सब्जेक्ट मास्टरी है उस चीज के ऊपर, वो चीज हम जानते हैं प्रोफिशिएंसी या फिर प्रोफिशिएंट टेस्ट के द्वारा। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, कॉम्पिटेंस ऑफ लर्नर को टेस्ट करते हैं कि उसको कितनी ज्यादा महारत हासिल है और उसको कितना पता है उस कंटेंट के बारे में। ठीक है, यहाँ से इन टेस्ट के सिर्फ आपको मतलब जानने की जरूरत है कि आपको बेसिकली अगर मतलब पूछने को आ जाए या फिर आपको कोई एग्जाम्पल से रिलेट करके पूछ रहे कि यहाँ पर कौन सा टेस्ट आप करेंगे असेस करने के लिए, तो वो आप इजिली आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट अब आपका आता है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट यानी कि कितना उस बच्चे ने हासिल कर लिया है उस चीज को जांचना। तो यहाँ पर बेसिकली वो है कि आपने जितना पढ़ाया तो बच्चे ने कितना प्रोग्रेस कर लिया, कितनी चीजें उसे समझ आ गई हैं, कितना गोल वो पूरा कर चुका है, और दूसरा कि क्या वो उस चीज को करने में सक्षम हुआ, फेल हुआ या फिर वो पास हुआ। तो जो आपके टर्म एंड एग्जाम होते हैं या फिर आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं, जो भी होती है आपके अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, यहाँ से आपको पता चलता है कि किसी बच्चे को कितनी चीजें समझ आ गई हैं, उसका गोल कितना पूरा हो गया है, या फिर क्या वो फेल है उस चीज में या फिर वो पास है। तो इस चीज से आपको अचीवमेंट के थ्रू ही पता चलता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सारे टेस्ट?
छोटे छोटे टेस्ट हैं लेकिन बहुत सारे हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो हमारा अगला टेस्ट है उसे हम बोलते हैं क्लोज टेस्ट। और जो ये टेस्ट है बच्चों, ये टेलर द्वारा दिया गया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्लोज टेस्ट किसने दिया था, तो टेलर ने दिया था। अब देखो एग्जाम्पल दिखाऊंगी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश में, लैंग्वेज में आते हैं, ठीक है। उसमें पढ़े होंगे कि आपको सपोज एक पैराग्राफ दे देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, नीचे ऑप्शंस दे देंगे कि बताओ कि कौन सा वर्ड यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठेगा। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टेस्ट में भी दिया था, क्लोज टेस्ट में, जहां पर आपको 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे एक सेंटेंस में और आपको आंसर करना था। तो ये क्या होता है, क्लोज टेस्ट होता है, जहां पर आपको एक सेंटेंस या फिर पैराग्राफ में कुछ एम्प्टी फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे जिनको आपको फिल करना होगा, ठीक है। ये होता है आपका क्लोज टेस्ट, और किसके द्वारा दिया गया था, टेलर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो अब एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है कि टेस्ट को बनाने का तरीका क्या होता है। चलिए हमने टेस्ट पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव होते हैं, एसए होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, मतलब बहुत सारे टेस्ट हमने पढ़ लिए। लेकिन आप किसी टेस्ट को कैसे बनाएंगे, क्या स्टेप होते हैं उसके। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेस्ट को डिजाइन करेंगे। आप देखेंगे कि उसमें आपको कितने क्वेश्चन रखना है, आपको 10 क्वेश्चन का टेस्ट बनाना है, 20 का बनाना है, 30 का बनाना है। दूसरा कि आप जो ये क्वेश्चन है वो कितने एरिया में से लेंगे। जिसे मैंने फर्स्ट से लेकर 10 क्लास तक का लिया, फिर 10 से 20 तक का लिया, 15 से 20 क्लास तक का टेस्ट लिया, यानी कि कितने कंटेंट में से आप वो टेस्ट बनाएंगे। और अगला है डिफिकल्टी लेवल, यानी कि कितने आप उसमें इजी आंसर रखेंगे, उसमें कितने आप लोअर थिंकिंग स्किल्स के आंसर रखेंगे, कितने आप उसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के आंसर रखेंगे। तो ये सब डिजाइनिंग में आता है। क्वेश्चन कितने होंगे, कंटेंट क्या होगा और किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ब्लूप्रिंट में क्या होता है कि जो मेरे शॉर्ट आंसर होंगे वो 2 होंगे और 1-1 नंबर के होंगे, जो लॉन्ग आंसर होंगे वो 3 होंगे और 4-4 नंबर के होंगे, जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे वो 5 होंगे, वो 1-1 नंबर के होंगे, तो 5 नंबर के हो गए। तो एक सिंपल ब्लूप्रिंट तैयार करना, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे कि क्वेश्चन आप क्या क्या उसमें देंगे। इसके बाद आप पूरा एक बार टेस्ट देखेंगे, क्या उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्या कोई गलती तो नहीं है। बच्चों के पास टेस्ट जाने से पहले उसको बिल्कुल आपको जांच लेना है, ठीक है। उसको एडिट करेंगे, देन उसके बाद उसमें आप मार्किंग स्कीम ऐड करेंगे कि क्वेश्चन के आगे होता है ना, ये 2 मार्क्स कैरी करता है, ये 3 मार्क्स कैरी करता है, ये 4 मार्क्स कैरी करता है। फिर आप क्वेश्चन पेपर में मार्किंग कर देंगे, ठीक है। ये आपका स्टेप होता है किसी भी टेस्ट को बनाने के लिए, ठीक है। क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़े, यहाँ से जल्दी बताओ क्लियर है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, चलो बढ़ते आगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्राइटेरिया ऑफ इवेल्युएशन। आज की क्लास का ये लास्ट है टॉपिक, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जब भी आप किसी चीज का इवेल्युएशन करते हैं तो उसके क्या मानदंड होते हैं, किस चीज के बेसिस पे, मतलब आप जो इवेल्युएशन कर रहे हैं कि वो कितना सही है, आप कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहला कि जो इवेल्युएशन है वो वैलिड होना चाहिए। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो चीज आप मेजर करना चाह रहे हैं, आपको अगर वो ही मेजर होके मिले तो यानी आपका वो एक आइडियल इवेल्युएशन है। दूसरा रिलायबल, यानी कि विश्वसनीय, यानी कि आप हर बार जब भी बच्चे को वो टेस्ट दोगे तो आपको सेम परफॉर्मेंस बच्चे की देखने के लिए मिलेगी, तो वो कहलाएगा आइडियल इवेल्युएशन। दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि जो टेस्ट है वो एक्सपर्ट द्वारा बनाया जाना चाहिए, कंटेंट फिक्स होना चाहिए, सब कुछ फिक्स होना चाहिए, तभी वो आइडियल इवेल्युएशन कहलाता है। दूसरा अगला है कि उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि किसी भी बच्चे के माइंड के हिसाब से उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ज्यादा अगर उस पर फर्क पड़ेगा तो जो आपकी इवेल्युएशन है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकती है। तो जो आपका इवेल्युएशन है वो ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। अगला है डिफरेंशिएशन, कि आप हर एक बच्चे की नीड को ध्यान में रख के इवेल्युएशन करेंगे। ये नहीं कि आपने स्पेसिफिकली बस एक ग्रुप के बच्चे के हिसाब से अपना टेस्ट बना दिया, नहीं, हर एक बच्चे को माइंड में लेके आपको टेस्ट बनाना है ताकि हर एक बच्चा उसमें इक्वली परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, आपको एक ऐसा टेस्ट बनाना है जिसमें बच्चे की हर एक चीज को जांचा जा सके, मतलब कि आप उसके माइंड के एबिलिटी को भी जांच सके, आप उसकी नॉलेज को भी जांच सके, उसकी अप्लाइंग स्किल्स को भी जांच सके। जैसे कि आपने ब्लूम में पढ़ा था ना, अलग अलग होते हैं, तब हर एक कॉन्सेप्ट को टेस्ट में जांच सके तो वह आपका आइडियल इवेल्युएशन कहलाएगा फिर, ठीक है। आपको क्लियर है जितना बताया? आज की क्लास में इतना ही हमें पढ़ना था, ठीक है। आपको सारे टूल्स एंड टेक्निक, सारे टेस्ट बता दिए गए हैं कितने कितने होते हैं, कोई भी टेस्ट आपका पेंडिंग नहीं है,
ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगर एक बार चलो जल्दी, क्लास अगर पूरी क्लियर है तो जल्दी से बताएंगे क्लियर है या नहीं है, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, ताकि मैं आपका फिर रिप्लाई कर सकूं और आपको कोई भी डाउट रहे ना, फिर टेस्ट के टाइम पे, पेपर के टाइम पे कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए माइंड में, ठीक है। चलिए, अब एज यूजुअल जो हमारा रिचुअल है, मैं थोड़े से आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी ताकि आपको पता चले, आप अपना खुद का असेसमेंट कर पाए कि आपको कितनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो ये है अब आपका क्विज टाइम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है कि वो असेसमेंट कौन सा होगा जहां पर आपको सेम बच्चों के साथ सेम रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन ए वैलिड होगा, ऑप्शन बी इनवैलिड होगा, ऑप्शन सी रिलायबल होगा, ऑप्शन डी कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है? आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2, and dash assessment are one which measure what it is intended to measure। वो कौन सा असेसमेंट है जहां पर आप जो मेजर करना चाहते थे आपको वो मिल चुका है। ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी इनवैलिड, सेम ऑप्शंस, ऑप्शन सी रिलायबल, ऑप्शन डी कंसिस्टेंट। ओके, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट के ऊपर। सिया हमारी क्लास में, एक सिया राठी, उन्होंने अपनी क्लास में बच्चों को फिश के ऊपर एक स्टोरी सुनाई, ठीक है। उसके बाद वो अपने बच्चों से बोलती है कि आप इमेजिन करिए कि आप एक फिश हैं और आप पॉन्ड के अंदर हैं, ठीक है। तो आप बताओ आपको अपने आसपास क्या दिख रहा है। यू कैन सी, ठीक है, आपको आपके आसपास क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर वो किस तरीके के क्वेश्चंस का यूज कर रही है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ऑप्शन बी ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऑप्शन सी एमसीक्यू, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। सपोज आपकी क्लास में आपके बहुत सारे बच्चों के पुअर ग्रेड्स आए हैं, तो आप किस टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जब आपने देखा कि बहुत सारे बच्चों के पुअर ग्रेड्स आए हैं, उसके बाद आप अचीवमेंट टेस्ट कराएंगे, आप एप्टीट्यूड टेस्ट कराएंगे, आप डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएंगे, या फिर आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट कराएंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए एमसीक्यू, ऑप्शन बी ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऑप्शन सी है आपका एसे टाइप क्वेश्चन, या फिर ऑप्शन डी है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इन सब 5 क्वेश्चन के आंसर आप सब करेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सारे बच्चे करेंगे, ऐसा नहीं कि क्लास देख ली है
लेकिन क्वेश्चन के आंसर नहीं करेंगे, मुझे तो पता है मेरे सारे सही हैं, तो जरूरत क्या आंसर करने की। इससे आपका और मेरा इंटरेक्शन बनता है, मुझे थोड़ा आपके बारे में पता चलता है कि हाँ मुझसे ये बच्चे पढ़ते हैं और ये रेगुलर मेरी बातों को मानते हैं, मतलब रिपीट करते हैं, आंसर्स करते हैं। तो इससे आप ज्यादा मेरे नोन में आते हैं, मैं आपसे ज्यादा इंटरेक्ट कर पाती हूँ। बेसिक बस ये रीजन है कि सब किया करो, कि आपको नॉलेज में कितना गैप है, इसके बाद ये भी इसका एक मेन रीजन है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया तो जरूर इसको लाइक करना, कमेंट करके बताना, ठीक है, कि आपको कैसा लगा। और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। प्लस ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक हम पीआरटी की क्लासेस फ्री में प्रोवाइड करा सके। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।